वेलकम टू ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 का अगला पार्ट देखेंगे। इसमें है स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थतंत्र। तो देखिए, आज़ादी के बाद भारत का अर्थतंत्र विकास के पथ पर अग्रसर रहा, जो कि कैसा है उसके लक्षण यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। प्रति व्यक्ति आय, तो भारत की प्रति व्यक्ति आय मानव विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार वर्ष 2013 में $5,150 थी, जबकि चीन की प्रति व्यक्ति आय $11,477, श्रीलंका की $9,250, अमेरिका की $52,308 और नॉर्वे की $63,909 की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी, जो कि विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय से 7 से 10 गुना कम थी, और वह पिछड़े देशों की तुलना में विशेष वृद्धि सूचित नहीं करती। देखिए, आपको यहाँ चार्ट दिया गया है प्रति व्यक्ति आय की तुलना सम क्रय शक्ति के मापदंड के अनुसार सभी देशों की दी गई है। फिर यहाँ दिया गया है पिछले वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय में जो परिवर्तन हुआ है, किस वर्ष कितना परिवर्तन आया है वह दिखाया गया है। अब हम देखते हैं, देखो 2011-12 में वर्तमान की जो कीमत थी वह कितनी थी, 64,316, और स्थिर कीमत 64,316। यहाँ पर वर्षों के साथ साथ कीमत में परिवर्तन होता गया है। अभी हम देखेंगे कृषि। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि इसकी आर्थिक कंडीशन जो है वह कृषि उद्योग और व्यापार पर ही आधारित है। आज़ादी के समय भारत की लगभग 72% आबादी और 2001-2 में 58%, 2001 में 56.7% आबादी को कृषि क्षेत्र में से रोजगार प्राप्त होता था, जिसका प्रमाण घटकर 2013-14 में लगभग 49% जितना रहा। आर्थिक सर्वे 2014-15 के अनुसार इस प्रकार उत्तरोत्तर भारत में कृषि क्षेत्र का महत्व घटता गया। 1950 से 51 में कृषि क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान 55% था, वह वर्ष 13-14 में घटकर सिर्फ 14% जितना ही रह गया। सन 1980 और 81 में तो यह प्रतिशत 38% और 2001-2 में फिर कम हुआ, 22.3% था। इस प्रकार से कृषि में भी निरंतर परिवर्तन आता गया। देखिए, उद्योग में देखेंगे कि वर्ष 1951 में भारत के उद्योग 10.6% लोगों को रोजगार प्रदान करते थे। यह प्रमाण बढ़कर कितना हुआ, 2001 में 18.2% हो गया। सन 11-12 में उद्योग क्षेत्र में रोजगार का प्रमाण 24.3% हो गया। इतना ही नहीं, सन 1950 से 51 में रोजगार क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में 16.6% योगदान था, वह बढ़कर 26% हो गया। इसके उपरांत औद्योगिक क्षेत्र को वर्तमान समय में 2/3 भाग निर्यात द्वारा आय प्राप्त होती है। इस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र की तरफ भारत का झुकाव बढ़ा है, परंतु वास्तव में भारत एक औद्योगिक देश नहीं बन सका, जबकि राष्ट्रीय आय में उद्योग का योगदान 1950-51 में 15%, 80-81 में 24%, 2001 में 27.3%, 13-14 में 26.2% रहा। अब ये जो परसेंट निकाला गया है वो किसके अनुसार निकाला गया है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से निकाला गया है। अब हम देखेंगे सेवा क्षेत्र। तो सन 1951 में भारत के सेवा क्षेत्र का कुल रोजगार में योगदान कितना था, 17.3% ही था, जो वर्ष 2001 में बढ़ा कितना हुआ, 25.2% हुआ। वर्ष 2011-12 में बढ़कर 27% हुआ।
1950-51 में भारत का सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय आय में 30.3% योगदान प्रदान करता था, जो कि बढ़कर 80 और 81 में कितना हुआ 38%, एवं वर्ष 2001 में कितना हुआ 50.4% रहा। और यह प्रमाण 14-15 में फिर बढ़ा 22.7% हो गया। वैसे तो भारत में सेवा क्षेत्र ने अभूतपूर्व विकास किया है और राष्ट्रीय आय में बहुत शीर्षस्थ है, मतलब सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान प्राप्त है राष्ट्रीय आय में या राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में। फिर हम देखते हैं जनसंख्या। वर्ष 1901 में भारत की जनसंख्या 23.84 करोड़ थी, जो बढ़कर 51 में 36.61 करोड़ हो गई और उसके बाद तीव्र गति से बढ़कर सन 2001 में 102.7 करोड़ हो गई। अंतिम जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार 121.02 करोड़ थी, जो यह दर्शाती है कि भारत में आबादी के बाद जनसंख्या आज़ादी के बाद भारत की जो जनसंख्या है वह बहुत ही तेज़ी से बढ़ी। लगभग 1.5% की दर से जनसंख्या में वृद्धि हुई है। अब इसे किस नाम से जाना गया है? जो जनसंख्या बढ़ी है उसे जनसंख्या विस्फोट के नाम से जाना गया है, और यह जनसंख्या विस्फोट एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, चिंता का विषय हो चुका है। अब हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद गरीबी। तो भारत निरपेक्ष गरीबी की समस्या वाला देश है। भारत में वर्ष 1973-74 में 54.9% लोग गरीब थे। 93-94 में 45.3% हो गए, मतलब प्रमाण क्या हो गया इसका, घट गया। फिर 2004-5 में इसका प्रमाण घट गया, कितना हुआ 37.2% हुआ। सन 2011-12 में भारत में गरीबी का प्रमाण फिर घटकर 21.9% रहा। तो इस प्रकार यह दारुण गरीबी में जो कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है, परिवर्तन हुआ है, घटा है, लेकिन गरीबी का प्रमाण घटा है, लेकिन बहुत ज़्यादा परिवर्तन इसमें नहीं हुआ है। देखिए अगला है बेकारी। तो भारत ढांचागत बेकारी वाला देश है। भारत में 1951 में 33 लाख लोग बेकार थे। नेशनल सैंपल सर्वे के अंदाज के अनुसार वर्ष 1999-2000 में भारत के 7.31% लोग बेकार थे। यह प्रमाण वर्ष 2004-5 में बढ़कर कितना हो गया 8.2% हुआ, और वर्ष 2009-10 में बेकार का प्रमाण घटकर कितना हो गया 6.6% रहा, जबकि 2011-12 में फिर घटा और यह प्रमाण कितना हुआ 5.6 जितना हुआ। लेकिन भारत की ग्रामीण बेकारी में प्रच्छन्न बेकारी का प्रमाण अधिक हमें देखने को मिलता है। यह बेकारी छिपी बेरोजगारी होने से इसको हम माप नहीं सकते हैं, इसलिए भारत बेकारी की ऊंची प्रमाण वाला देश कहा जाता है। नेक्स्ट है मानव विकास। तो भारतीय लोगों का जीवन स्तर जो है वह कैसा है, न ज़्यादा हाई लेवल का है न ज़्यादा लो लेवल का है, मतलब मिडिल है। देखिए जीवन स्तर विश्व के विकसित देशों की तुलना में बहुत ही नीचा है। अब विकसित देशों से अगर तुलना की जाए तो हमारा लेवल जो कैसा है जीवन स्तर का, वह नीचा है। मानव विकास अंक जिसकी रचना संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब कि UNO करता है, जिसमें औसत आयु, शिक्षा एवं जीवन स्तर के मापदंड के अनुसार मानव विकास अंक तैयार किया जाता है। इस मानव विकास अंक को प्रस्तुत करने वाले विवरण को हम मानव विकास विवरण कहते हैं। सन 2000 में मानव विकास अहवाल के अनुसार भारत का मानव विकास अंक 0.463 था, जो कि सन 2010 में बढ़कर 0.547 एवं 12 में 0.554 और 13 में 0.586 अंक के साथ भारत विश्व के 187 देशों में 136वें क्रम पे था। इस प्रकार की कंडीशन कब की थी?
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की। अब हम देखते हैं विकासशील भारतीय अर्थतंत्र के कौन कौन से लक्षण हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले आर्थिक वृद्धि। भारतीय अर्थतंत्र में वर्ष 1970 के बाद आर्थिक वृद्धि में तेजी गति से वृद्धि हुई। उसमें भी खासकर 1990-91 के आर्थिक नीति में परिवर्तन के बाद आर्थिक वृद्धि दर 6.8% वार्षिक स्तर पर बढ़ी है, जबकि भारत देश की आर्थिक वृद्धि दर 1950-51 में 90-51 के दौरान सिर्फ 3.5% वार्षिक स्तर पर बढ़ती थी। वर्ष 2012-13 के बाद 14-15 में आर्थिक वृद्धि दर फिर क्या हो गई, मंद पड़ गई, मतलब धीमी पड़ गई, और वह वार्षिक स्तर पर 5% से भी कम दर पर वृद्धि हुई। जबकि भारतीय अर्थतंत्र फिर से ऊंची आर्थिक वृद्धि की दर से बढ़ेगा और तेजी से अनुकूल परिणाम आएंगे, विश्व ऐसी आशा रखता है। भारत के साधन भावों पर शुद्ध राष्ट्रीय आय स्थिर भावों पर गिनने से वर्ष 1950-51 में 2,69,724 करोड़ थी, जो बढ़कर वर्ष 13-14 में 87,51,834 करोड़ हो गई। इस प्रकार 63 वर्ष के समय काल में शुद्ध राष्ट्रीय आय में सिर्फ 18 गुना वृद्धि हुई। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय में विविध क्षेत्रों का क्या क्या योगदान है। देखिए, भारत की आर्थिक वृद्धि की माप से संबंधित एक महत्वपूर्ण मापदंड कृषि क्षेत्र का योगदान है, जो कि राष्ट्रीय आय की दी गई जानकारी से स्पष्ट होता है। लगभग 63 वर्ष के अनुभव से यह साबित होता है कि राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा सतत घटता गया है, जबकि उद्योग और सेवा क्षेत्र का हिस्सा सतत बढ़ता गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक हिस्सा सेवा क्षेत्र का है। राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 52.7% था, जो कि प्रथम क्रम पर है। देखिए, यह तालिका दी गई है आपको। राष्ट्रीय आय में विविध क्षेत्रों का योगदान कितना है, यहाँ वर्ष भी दिए गए हैं। कृषि क्षेत्र से वर्ष 50-51 में 53.1 जितना हिस्सा राष्ट्रीय आय में उनका योगदान था। फिर 90-91 में 29.6, 2000 और 2001 में 22.3, 14-15 में 17.6। ठीक उसी प्रकार उद्योग और सेवा क्षेत्र का भी यहाँ पर राष्ट्रीय आय में योगदान वर्षों के हिसाब से दिया गया है। अब हम देखेंगे प्रति व्यक्ति आय। तो भारत में वर्ष 50-51 में स्थिर भाव पर प्रति व्यक्ति आय 7,114 थी, जो वर्ष 13-14 में बढ़कर 39,904 हो गई। इस प्रकार 63 वर्ष के समय काल में प्रति व्यक्ति आय में लगभग 4.5 गुना बढ़ोतरी हुई, जिसमें वर्ष 1950-51 में वर्ष 1990-91 तक के समय में ध्यान केंद्रित करने पर प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक 1.6% की दर से वृद्धि हुई, जबकि सन 1990-91 के बाद लगभग 5.5% की दर से वार्षिक वृद्धि हुई, जो कि स्पष्ट करता है कि आर्थिक सुधार के प्रभाव की वजह से वृद्धि की दर में तेजी आई है। सेकेंड है रोजगार का क्षेत्र। तो भारत में रोजगार हेतु मुख्य रूप से 3 क्षेत्र निम्नलिखित है। एक तो प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा औद्योगिक क्षेत्र और तीसरा है सेवा क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र, इस क्षेत्र में कृषि और कृषि के जो संलग्न कृषि के साथ जो प्रवृत्तियाँ जुड़ी हुई है, जैसे कि पशुपालन है, मुर्गी पालन है, जंगल इत्यादि, इन सबका समावेश किसके अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र में। सेकेंड है औद्योगिक क्षेत्र। अब उद्योग भी कई प्रकार के हैं, तो जैसे कि छोटे बड़े उद्योग, निर्माण उद्योग, जहाजी उद्योग, इस प्रकार से। थर्ड है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, दूरसंचार, बैंकिंग इत्यादि अन्य सेवाओं का भी इसके अंतर्गत समावेश होता है।
रोजगार प्रदान करने में विविध क्षेत्रों का योगदान यहाँ पर दिया गया है। प्राथमिक क्षेत्र का कितना है, औद्योगिक क्षेत्र का कितना है और सेवा क्षेत्र का कितना है। तो सन 2011-12 में हम देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र का है 48.9, औद्योगिक क्षेत्र का है 24.2 और सेवा क्षेत्र का ही सबसे ज़्यादा है, वह कितना है 26.9%। भारत में वर्ष 1951 में प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र रोजगार के अवसर सृजित करते थे। सन 1991 में प्राथमिक क्षेत्र में 66.9%, औद्योगिक क्षेत्र 12.7% और सेवा क्षेत्र 20.4% रोजगार के अवसर सृजित हुए। जबकि वर्ष 2001 में प्राथमिक क्षेत्र में 56.7%, औद्योगिक क्षेत्र में 18.2% और सेवा क्षेत्र में 25.2% रोजगार के अवसर सृजित हुए। इसी प्रकार सन 2011-12 में प्राथमिक क्षेत्र में 48.9%, औद्योगिक क्षेत्र में 24.3% और सेवा क्षेत्र में 26.9% रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ था, जो स्वयं ही स्पष्ट करता है, मतलब क्लियर कर देता है कि 1951 से 2011-12 के समय अवधि में लोग रोजगार के उद्देश्य से प्राथमिक क्षेत्र में से औद्योगिक क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र की तरफ झुके हैं। मतलब लोगों का झुकाव प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में किस ओर अधिक बढ़ा है, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र की ओर अधिक बढ़ा है। नेक्स्ट है आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि। देश की आर्थिक वृद्धि की दर आधारभूत सुविधाओं पर ही निर्भर करती है, जिसमें कि शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, दूरसंचार, परिवहन, सिंचाई की सुविधा, ये सारे आगे आते हैं। भारत में आधारभूत सुविधाओं के संबंध में निम्नलिखित वृद्धि देखने को मिलती है। अब देखिए, तो सिंचाई की सुविधा में किस प्रकार से वृद्धि हुई। सन 1950 से 51 में 22.6 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की सुविधा थी, जो सन 2012-13 में बढ़कर कितना हो गया, 63 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन पर हो गई। मतलब स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ कि जो सिंचाई की सुविधा है उसमें बढ़ोतरी हुई। इस प्रकार बुवाई की जाने वाली 45% ज़मीन पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो गई। सेकेंड है शिक्षा की सुविधा। तो इसी प्रकार से भारत में आज़ादी के समय 20 विश्वविद्यालय और 500 कॉलेज थे, जो कि आज बढ़कर कितने हो गए, 35,000 कॉलेज और 719 विश्वविद्यालय हो गए। भारत में साक्षरता की दर जो पहले कम थी, मतलब 18.33% थी, वह सन 2011 में 73% तक बढ़ी। नेक्स्ट है बिजली की सुविधा। इसी प्रकार से आज़ादी के बाद भारत में विद्युत उत्पादन में भी उल्लेखनीय सिद्धि हासिल हुई है। सन 1950-51 में 2300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, जबकि सन 2011-12 में वह बढ़कर कितना होगा, 2,43,000 मेगावाट हो गया। नेक्स्ट है सड़क की सुविधाओं में भी क्या हुआ, परिवर्तन आया है। भारत विश्व में सबसे बड़ा रोड नेटवर्क रखने वाला देशों में से एक देश है, जो कि अंदाजित 48.6 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें भारत में मौजूद है। अगली सुविधा है रेलवे की सुविधा। भारतीय रेल विश्व में चौथे नंबर का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। भारत में लगभग 65,000 किलोमीटर लंबाई के रेल मार्ग भी हैं। वर्तमान में भारत विश्व बैंक द्वारा जारी किए गए अप्रैल 2014 के विवरण के अनुसार समक्रय शक्ति के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में तीसरे क्रम पर आता है, जो कि विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम 2011 के राउंड में अमेरिका और चीन के बाद भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था जापान की अर्थव्यवस्था से आगे निकल चुकी है। जापान चौथे क्रम पर है और जो कि पहले तीसरे क्रम पर था। तब भारतीय अर्थव्यवस्था 2005 के सर्वेक्षण में 10वें क्रम पर थी। आज भारत ने विश्व के देशों की तुलना में अद्भुत विकास किया है। मतलब हम कह सकते हैं कि
स्वतंत्रता के पहले जो कंडीशन थी, मतलब कि भारत कैसा था पहले, व्यापार उद्योग में सशक्त था, सबसे आगे था, लेकिन ब्रिटिशों के या अन्य लोगों के आने की वजह से क्या हुआ, इसमें परिवर्तन आया, गुलाम बना। फिर आज़ादी के बाद फिर से भारत ने क्या किया, अपना विकास करना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता के बाद की यह कंडीशन दर्शाई गई है। यह वीडियो आपको 2 से 3 बार देखनी है, तो ताकि आपको ये सारे आंकड़े ध्यान रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।